वेलकम इन आर इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्ड सीरीज़। इससे पहले हमने कई इकोनॉमिक्स के मुद्दों पर बात करी है, जैसे गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, भारत का शेयर मार्केट क्यों गिर रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, भारत क्या एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंस कर रह जाएगा। कई मुद्दों पर हमने बात करी है। इसी के साथ न सिर्फ भारत के स्पेसिफिक बात, बल्कि भारत के पड़ोसियों से संबंधित आर्थिक मुद्दों पर भी बात करी है, जैसे चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उस पर हमने बात करी है। इसी कड़ी में आज हम हमारे एक और पड़ोसी के संबंध में बात करेंगे, दैट इज़ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के क्या हालचाल हैं। और वैसे भी द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान is considered internal affairs of India. That was on a lighter note, but still we need to have an understanding what's happening around our neighbors, what's happening to our neighbors, so that we can make more informed policy decisions, we can be more informed citizens. In this context, we will be discussing what's all happening regarding investments, regarding inflation, regarding GDP of Pakistan. First point, just having a brief introduction here. Pakistan is showing signs of recovery after having a long economic crisis. आप सब ने अखबारों में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर मांग रहा है IMF से लोन। IMF ने लगाई कड़ी शर्तें। ठीक, तो पाकिस्तान वाज एंड इज फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर इकोनॉमिक क्राइसिस एज इट डिडंट हैड इनफ फॉरेन रिजर्व्स। विदेशी मुद्रा ही नहीं थी पेमेंट करने के लिए। फिर क्या करा जाए, तो IMF के पास गए कि भाई हमें लोन दे दो। IMF ने बोला भाई कुछ शर्तें लगाऊंगा, उन शर्तों का पालन करोगे तो फिर पैसा दे दूंगा। कठोर शर्तें, कुछ पाकिस्तान ने मानी है, कुछ नहीं मानी है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये ज़रूर हुआ है इन गुड टर्म्स कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इज़ नाउ शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी। उनका इन्फ्लेशन जो डबल डिजिट में चलता था, 20% की महंगाई घटकर 1.5% पे आ गई, महंगाई कम हुई है। ऐसे ही पाकिस्तान के शेयर बाज़ार में भी गज़ब का उछाल देखने को मिला है। पिछले साल पाकिस्तान के शेयर बाज़ार ने लगभग 84% का रिटर्न दिया है। लगभग उनका रुपया वहाँ पर डबल हो गया है। तो ऐसा क्या हो रहा है पड़ोसी मुल्क में जो उनकी अर्थव्यवस्था टर्न लेने का, पलटने का संकेत, पलटना इन अच्छे टर्म्स का संकेत दे रही है। This is how I have put in the introduction कि Pakistan faces a economic paradox. Country is showing signs of recovery while at the same time it is trapped in crisis. यहाँ पूरी तरीके से क्राइसिस खत्म नहीं हुआ है पर इकोनॉमिक रिकवरी भी बता रही है। एक एक करके इन फैक्टर्स पे हम बात करना शुरू करेंगे। तो रिकवरी के सिग्नल्स क्या क्या हैं। पहला सिग्नल जो मैंने आपको बताया कि भाई इन्फ्लेशन कम हो गया है। 20% की महंगाई हुआ करती थी, 38% की महंगाई हुआ करती थी, 1.5% की महंगाई, जो कि वाकई में एक अच्छी रिकवरी का संकेत है। दूसरा, उनका स्टॉक मार्केट ने लास्ट ईयर 84% का रिटर्न दिया है। कंपेयर दिस टू सम अदर स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक इंडिया विच माइट हैव गिवन आई थिंक around about 10 to 12% of return, USA which might have given 20% return, and here they are sitting giving 84% of return. लेकिन इसमें एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि उनका बेस लो है। लो बेस पे आप बड़ी प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकते हैं। लो बेस पर आप बड़े प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकते हैं, आप हाई बेस पर प्रतिशत की मात्रा कम बढ़ा पाएंगे। उदाहरण के तौर पर जो दिन का 10 रुपया कमाता हो वो अगले साल दिन का 20 रुपया कमा ले, इस बात की प्रबल संभावना है, 100% की बढ़ोतरी। लेकिन मुकेश अंबानी 3 लाख करोड़ की रिलायंस अगले साल 6 लाख करोड़ की नहीं कर पाएंगे, तो उनकी कभी प्रतिशत टर्म्स में बढ़ोतरी उतनी नहीं होगी। चूँकि पाकिस्तान का बेस लो था, इसलिए प्रतिशत टर्म्स में उनकी बढ़ोतरी भी बहुत ज़्यादा है। वही ये सेकेंड पॉइंट हमें कह रहा है।
और जहाँ पर सस्ता भाव मिला, कम भाव मिला, विदेशी निवेशक भी वहाँ चले गए कि भाई फटाफट मुनाफा उठा लेते हैं। ये भी एक कारण रहा। और एक दूसरा कि जो पाकिस्तान के एलिट्स हैं वो अपना कंजम्पशन जारी रखे हैं। कंजम्पशन किसी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में मददगार सिद्ध होता है। अमीर लोगों को आमतौर पर देश में उत्पन्न हो रही महंगाई, बेरोजगारी की समस्या से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ ऐसा ही पाकिस्तान में भी हुआ कि वहाँ का कंजम्पशन कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में, लाइक हाई लग्जरी सेक्टर्स, लाइक लग्जरी हाउसिंग, कार्स, ज्वेलरी, जारी रहा। उसने भी इकोनॉमी को मदद करी। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट तो ज़्यादा नहीं करती है, वो कंजम्पशन के आधार पर काम करती है। कंजम्पशन के आधार पर मतलब वहाँ पर जो वस्तुएं बनती हैं वो देश के अंदर ही कंज्यूम होती हैं। एक्सपोर्ट्स में कोई बड़ी मात्रा में एक्सपर्टीज़ इनका मौजूद नहीं है। जैसे ताइवान की बात करूँ तो वो भाई चिप्स एक्सपोर्ट कर देता है, चिप्स खाने की नहीं, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स। भारत की बात करूँ तो हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में महारत हासिल रखते हैं, लेकिन इस प्रकार का कोई एक्सपोर्ट एक्सपर्टीज़ पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। मेनली देश के अंदर बनी वस्तुएं देश के लोग कंज्यूम करते हैं, तब जाके उनकी जीडीपी बढ़ती है। पाकिस्तान में निवेश भी बहुत कम है उनकी जीडीपी के रिस्पेक्ट में। अगर 100 रुपए की जीडीपी है तो मात्र 13 रुपए का निवेश है। यही आंकड़ा भारत के लिए लगभग 33 रुपए है। 100 रुपए की जीडीपी है तो 33 रुपए का भारत में निवेश है। जब तक निवेश नहीं होता तब तक जीडीपी के बढ़ने की संभावना बहुत कम होती है। अब इस आंकड़े को देखिएगा, भारत में ये आंकड़ा 33 है, बांग्लादेश में 30 है, वियतनाम में 32 है, पाकिस्तान में ये आंकड़ा 13 है। तो निवेश ही नहीं होगा तो नई जीडीपी कैसे लेकर आओगे। तीसरी बात, पाकिस्तान बुरी स्थिति में इसलिए भी फंसा हुआ है क्योंकि उधारियों का जाल है उसके ऊपर, उधारियों का भार है। 100 रुपए जो उनकी सरकार कमाती है उसमें से लगभग 60 रुपया सिर्फ ब्याज भरने में चला जाता है। तो फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके लिए खर्चे के लिए पैसे नहीं बचते। वही इस पॉइंट में हमने लिखा है कि दे आर अंडर डीप डेट, और इससे पार पाने के लिए आईएमएफ ने कुछ शर्तें रखी हैं कि आपको आपकी उधारियां कम करनी होगी। जब आप कम करेंगे तभी हम आपको उधारियां दे पाएंगे, लेकिन सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि 60% ऑफ द गवर्नमेंट्स बजट इज गेटिंग कंज्यूम्ड इन इंटरेस्ट पेमेंट्स। 1950 से अभी तक लगभग 25 बार आईएमएफ की मदद ले चुका है पाकिस्तान अपने कर्ज को रिन्यू करने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए, ऐसा समझिएगा। और 2023 में वर्ल्ड बैंक से वापस $20 बिलियन के फाइनेंसेस पर एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान का। ये एक आंकड़ा है कि पाकिस्तान की सरकार का अगर ये खर्चा है, ये पूरा बक्सा, तो ये जो बक्सा है जो मैं ग्रीन कलर से भी ब्लिंक करूंगा, समथिंग लाइक दिस, ये वाला, दिस इज गोइंग इनटू इंटरेस्ट पेमेंट। इतनी कमाई, उसका ये हिस्सा सिर्फ ब्याज भरने में जा रहा है, बचा दूसरे कामों के लिए जो खर्चा वो बहुत कम रह जाता है कि कहाँ से अस्पताल, कहाँ से शिक्षा। तो फिर R&D नहीं हो रहा, इनोवेशन नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। लेकिन जमीनों के भाव बहुत बढ़ रहे हैं, रियल एस्टेट बूम कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी मेजॉरिटी है जो अपना पैसा जमीनों में लगा रही है। वहाँ भारत में भी बड़ी इनइक्वालिटी है, पाकिस्तान में भी बड़ी इनइक्वालिटी है। जो एक छोटी एलीट मेजॉरिटी होती है, ये बड़े घर और बंगलों की डिमांड कर रही है। उस कारण से एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन गया है जहाँ इकोनॉमी नहीं बढ़ रही, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बड़ा बूम कर रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट। वही इस पॉइंट में लिखा है कि ड्यू टू लग्जरी हाउसिंग फोकस देयर इज अ ग्रेट डिमांड, देयर इज अ प्रॉपर्टी बबल एंड पीपल आर स्पेंडिंग ऑन लग्जरी आइटम्स। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के दौर में, कम कंजम्पशन डिमांड के दौर में
कंजम्पशन डिमांड, आम जनता से कंजम्पशन डिमांड कम होने के कारण इंडस्ट्रीज फलेंगी फूलेंगी नहीं। कोई नई फैक्ट्री कपड़ों की, बॉटल बनाने की, फर्नीचर बनाने की, टीवी बनाने की नहीं लगेगी जो मास कंजम्पशन के आइटम है। एलिट्स जिस चीज़ की डिमांड करेंगे वो फैक्ट्रीज लगेगी, वो कारखाने चलेंगे, ज्वेलरी के, कार के, लग्जरी कार्स, मर्सिडीज के, लेकिन मास पॉपुलेशन तो डिमांड ही नहीं कर रही। इस कारण से इंडस्ट्रियल डिक्लाइन हुआ है। देयर इज अ श्रिंकिंग इंडस्ट्रियल बेस। ट्रेड डेफिसिट पाकिस्तान का बड़ा है, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इस कारण से विदेशी निवेशक भी आने से कतराने लगे हैं, इन्वेस्टमेंट डिटरेंस हुआ है। और आर्थिक तौर पर पाकिस्तान दूसरे देशों पर ज़ोर से निर्भर है, ख़ास तौर पर उसके पड़ोसी भारत नहीं, चाइना पर। बड़ी सहायता राशि चाइना प्रोवाइड्स टू पाकिस्तान। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी रेशो 8 से 10% ही है। इस कारण से सरकारें ज़्यादा कमाई भी नहीं कर पाएंगी। इनफॉर्मल इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिल रहा है वहाँ पर। जब टैक्स रेट सरकार ज़्यादा बढ़ाती हैं और इस उम्मीद में कि अब ज़्यादा कमाई कर कर शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क पर खर्चा करेंगे, तो लोग फॉर्मल से इनफॉर्मल हो जाते हैं और टैक्स की चोरी करना शुरू कर देते हैं। तो टैक्स इवेजन हो रहा है। इसी को हम इकोनॉमी में कंसेप्ट के माध्यम से पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं लेफर कर्व। अभी तो लेफर कर्व डिस्कस नहीं करेंगे हम, पर आप इसे सर्च करिएगा, आपको डाउट हो तो कमेंट में डालिएगा, हम उस पर एक क्लास अलग से देंगे। और जब अत्यधिक टैक्स होते हैं तो फिर नए रास्ते देश में व्यापार करने के लोग अपने बुद्धि से खोजते हैं, जैसे स्मगलिंग। ऑल दिस इज पुटिंग प्रेशर ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। दूसरी बात, जो मल्टीनेशनल्स तय कानून के तहत पाकिस्तान में व्यापार करने आती हैं, वो इस इनफॉर्मल सेक्टर से अच्छी खासी परेशान है, क्योंकि इन मल्टीनेशनल्स की क्षमता नहीं है कि वो इनफॉर्मल सेक्टर जैसे नियमों का उल्लंघन करके इतने कम दाम में वस्तुएं जनता तक पहुंचा सके। और जब मल्टीनेशनल्स देश में नहीं आती हैं तो फिर उस देश में निवेश भी कम होता है। क्या सॉल्यूशन है? जो जनता की वहाँ पर सेविंग्स मौजूद है, बहुत आवश्यक है कि उसे फॉर्मल बैंकिंग चैनल में डाला जाए। अभी वहाँ पर जनता रियल एस्टेट और गोल्ड और कैश में पैसा लगा रही है। जब तक ये बैंकिंग चैनल में नहीं जाता, ये लोन में कन्वर्ट नहीं होगा और नया निवेश नहीं हो पाएगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इशू करे जा सकते हैं, उधारी पर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है और सीधे विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है। पाकिस्तान भारत से सीख सकता है। भारत ने 1997 में एक ड्रीम बजट प्रस्तुत करा था, जिसके तहत हमने एक बार के लिए टैक्स चोरी को माफ़ करा था और उन सभी टैक्स चोरों से कहा था कि भाई बता दो कितनी चोरी करी है और टैक्स भर दो, पुराने सब पाप माफ़। ऐसा ही कुछ पाकिस्तान को करने की आवश्यकता है रिगार्डिंग गिविंग इंसेंटिव ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम विदाउट हार्श पेनल्टीज़। टैक्स बेस बढ़ाना है बजाय टैक्स रेट के। ट्रांसपेरेंसी और आईएमएफ की कंडीशंस का पालन करना पड़ेगा अगर पैसा चाहिए तो। वियतनाम से भी सीख सकता है पाकिस्तान। वियतनाम ने अपनी अर्थव्यवस्था कंजम्पशन के आधार पर ना बनाते हुए एक्सपोर्ट्स के आधार पर बनाई है। अगर दुनिया को सामान बेचेंगे बजाय कि सिर्फ घर में सामान, अपने देश में सामान बेचने के, तो ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। दिस इज़ वन एग्जाम्पल of Vietnam, which is leading in electric vehicles, in shipbuilding, in food processing, in tourism. Pakistan can learn if it wants to move ahead. सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है वहाँ पर। एलीट, गवर्नमेंट, बिजनेस और पब्लिक ट्रस्ट, इस पर हम बात कर चुके हैं। ये कुछ आंकड़े हैं कि कितनी बुरी स्थिति है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी का रेशो 13%, 146 बिलियन डॉलर्स की आवश्यकता, 60% सरकार की आमदनी सिर्फ ब्याज भरने में खत्म हो रहा है और 25 बार आईएमएफ से पाकिस्तान मदद ले चुका है। दिस signifies the depth of crisis being faced by Pakistan. The whole point of discussing this
हम सब बोलते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। इस पूरे डिस्कशन का उद्देश्य ये था कि हमें टेक्निकल पॉइंट्स पता हो कि चल क्या रहा है पाकिस्तान में। ये आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत सहायक हो सकता है कि बजाय ऐसे चाय की दुकान पर बैठकर बात कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, वो तो गया, वो तो दिवालिया हो गया। नहीं, वी शुड हैव सम कॉन्क्रीट पॉइंट्स दैट रिफ्लेक्ट्स मेच्योरिटी, डेप्थ ऑफ नॉलेज। तो ये कुछ फिगर्स हैं, ये कुछ बातें हैं जिस पर आप अच्छे अपने पॉइंट्स रख सकते हैं एग्जाम में भी। दूसरी बात, ये हमें ये भी सिखाता है कि अगर अपने फाइनेंसेस ठीक से मैनेज नहीं करें तो किसी देश को किसी ईश्वर से और किसी अल्लाह से वरदान नहीं प्राप्त है कि वो हमेशा आर्थिक तौर पर सक्षम ही रहेगा। बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ किसी भी देश की वित्तीय व्यवस्था को मैनेज करा जाए। उम्मीद है दिस वुड हैव एनलाइटेंड यू अ बिट on our another neighbor. Why another neighbor I am saying? Because we already talked about economic aspect related to our eastern neighbor of China. This was a video regarding economic aspects pertaining to our western neighbor, that is Pakistan. I'll meet you soon again in next session of Economics Explained. Thank you so much.